नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर का अगला टॉपिक ये है कि समाज की उद्विकासीय व्याख्या। साथियों, हम जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चल रही है हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक, तो उसमें ये समाज की उद्विकासीय व्याख्या टॉपिक चल रहा है। इसमें हम देखते हैं कि समाज की उन्होंने उद्विकासीय व्याख्या कैसे किया। आप जानते होंगे कि उद्विकास का अर्थ क्या होता है। उद्विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जिसमें होता क्या है, क्रमबद्धता होती है और निश्चितता होती है। एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है और सरलता से जटिलता की ओर होता है। इसमें विकास किधर होता है, सरलता से जटिलता की तरफ। तो इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की जो व्याख्या किया है, मैंने शुरू में ही बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि हर्बर्ट स्पेंसर समाज की उद्विकासीय व्याख्या की है। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, समाज में होने वाले परिवर्तन की जो व्याख्या इन्होंने किया है वो उद्विकासीय व्याख्या किया है। तो स्पेंसर इसमें कहते ये हैं कि स्पेंसर, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि स्पेंसर के अनुसार समाज बहुत से व्यक्तियों का सामूहिक नाम है। तो ध्यान देंगे, ऐसे चीज़ इस तरह से जब भी कहीं लिखा रहता है तो ऐसे डिफिनीशन बन जाता है, पूछ देता है कि किसके, पीजीटी जैसे परीक्षाओं में पूछ देता है, जीआईसी वगैरह में पूछ देता है, ऐसे परिभाषा पूछ देता है कि समाज बहुत से व्यक्तियों का सामूहिक नाम है, किसका स्टेटमेंट है, ऐसे प्रश्न पूछ देगा तो आपका आंसर होगा स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार समाज बहुत से व्यक्तियों का सामूहिक नाम है। अगला टॉपिक में उसी में कहते हैं कि जैविकी और अजैविकी संकलित योग से, अर्थात जो जीव है अर्थात सजीव, जैविकी मतलब जिसमें जीव हो, सजीव, और अजैविकी यानी कि निर्जीव की बात कर रहे हैं। जैविकी और अजैविकी संकलित योग से सामाजिक संकलित योग की तुलना की जा सकती है। कि तुलना की जाती है यानी कि समाज में जो हम संकलन करेंगे, किसका संकलन करेंगे, दो ही चीज का न करेंगे। तो कह रहे हैं कि जैविकी और अजैविकी संकलित योग से सामाजिक संकलित योग की तुलना की जा सकती है, ऐसा स्पेंसर साहब कहते हैं। अब लेकिन जो स्टेटमेंट उनका होता है उसी स्टेटमेंट में वो प्रश्न भी उठाते हैं। कहते हैं अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एनसीईआरटी लिखता है कि अब यहाँ स्पेंसर एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या समाज के जो गुण है, जो ये समाज है, सामाजिक संकलित योग यानी कि समाज का जो अवयव है, जो समाज है, तो क्या समाज के जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो एक निर्जीव शरीर की तरह है। यदि जैविकी और अजैविकी संकलित योग से हम तुलना कर ले रहे हैं, तो तुलना करने मात्र से कह रहे हैं कि क्या ये संभव है कि स्पेंसर एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या समाज के गुण एक निर्जीव शरीर की तरह है। तो उनका अपना वही उत्तर होता है, अथवा सजीव शरीर की तरह है। प्रश्न करते हैं कि समाज के जो गुण हैं वो निर्जीव शरीर की तरह है या सजीव शरीर की तरह है, सजीव शरीर की तरह है अथवा निर्जीव शरीर की तरह। तो अब इसमें देखेंगे, एनसीईआरटी लिखता है चूंकि व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्ति क्या है, समाज का अंग है, जो कि खुद में सजीव है। व्यक्ति क्या है, सजीव है ना, जो कि सजीव है, और यही व्यक्ति जो है इस समाज का अंग है। जो ये मान लीजिए समाज है और ये व्यक्ति है, तो ये समाज है और ये व्यक्ति है। तो व्यक्ति चूंकि सजीव है तो सजीव होने के नाते समाज खुद सजीव हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को। तो समाज क्या हो जाएगा, खुद में सजीव हो जाएगा, चूंकि व्यक्ति समाज का अंग है जो कि सजीव है। जो मतलब कौन, व्यक्ति जो कि सजीव है, और व्यक्ति के सजीव होने के नाते समाज क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। अतः समाज की तुलना निर्जीव शरीर से करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी आधार पर स्पेंसर, अर्थात उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, स्पेंसर साहब के अनुसार समाज की तुलना सजीव शरीर से करनी चाहिए, ये इनके कहने का मतलब है। इसी आधार पर स्पेंसर समाज की तुलना प्राणी से करते हैं। देख लीजिए, समाज की तुलना किससे करते हैं, प्राणी से। स्पेंसर साहब समाज की तुलना किससे कर देते हैं, प्राणी से कर देते हैं। अर्थात वो समाज को क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा।
लेकिन जैविकी और अजैविकी संकलित योग से सामाजिक संकलित योग की तुलना की जा सकती है। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपके दिमाग में आएगा कि समाज को सजीव मानते हैं, तो जैविकी और अजैविकी संकलित योग से सामाजिक संकलित योग की तुलना की जा सकती है। आपके दिमाग में लगेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है, केवल जैविकी की बात की है। लेकिन एनसीईआरटी लिखता है कि जैविकी और अजैविकी संकलित योग से सामाजिक संकलित योग की तुलना की जा सकती है, क्योंकि जब इसको आप ऐड करेंगे जैविकी और अजैविकी को, तो सजीव का प्रॉपर्टी तो आ ही जाएगा इसमें ना, तो तुलना तो किया ही जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि अजैविकीय संकलित योग दिया हुआ है तो इसको निर्जीव समझ के आप छांट के किनारे हटा दें कि नहीं, ये तो स्पेंसर साहब समाज की तुलना प्राणी से किए हैं और प्राणी सजीव है, तो अतः समाज सजीव होगा, तो यहाँ निर्जीव की बात कैसे, निर्जीव तुलना कैसे कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जैविकी और अजैविकी संकलित योग से सामाजिक संकलित योग की तुलना की जा सकती है। एक स्टेटमेंट कभी भी एनटीए ऐसा बनाएगा, पीजीटी कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, बनाना होगा तो एनटीए बनाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हर्बर्ट स्पेंसर, तो अब ये स्टेटमेंट यही दे देगा, तो आप सुने ही नहीं, यही लाइन ही उठा देगा, ऐसे ही लाइन उठाएगा वो। तो यहाँ पे हम थे कि हर्बर्ट स्पेंसर क्या करते हैं, समाज की तुलना प्राणी से करते हैं। प्राणी शास्त्रीय खोजों से यह साबित हो गया है या सिद्ध हो गया है कि प्राणी का क्या हुआ, उद्विकास हुआ है। प्राणी का क्या हुआ है, उद्विकास हुआ है, अर्थात धीरे धीरे और एक निश्चित दिशा में क्या हुआ है, इनका विकास हुआ है, सरल से जटिलता की तरफ इनका विकास हुआ है। इनका मानना है, हर्बर्ट स्पेंसर साहब का मानना है कि इसी तरह जिस तरह से प्राणी का उद्विकास हुआ है, ठीक उसी तरह से समाज भी उद्विकास का प्रतिफल है, अर्थात समाज का उद्विकास हुआ है। आ रही बातें समझ में? फिर आगे देखते हैं। स्पेंसर का कहना है कि शरीर के आकार में वृद्धि के साथ, जैसे जब कोई इंसान शैशवावस्था में होता है तो उसकी शरीर की आकार देखिए कितना छोटा होता है, जैसे से बढ़ता है, तो कह रहे हैं कि जैसे से शरीर के आकार में वृद्धि होती है, स्पेंसर साहब कहते हैं कि जैसे से शरीर के आकार में वृद्धि होती है उसी के हिसाब से शरीर की संरचना में भी क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, अर्थात उसमें भी वृद्धि होने लगती है, शरीर की संरचना में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या जैसे समाज में बढ़ता है, जनसंख्या की जब वृद्धि होने लगती है तो जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ समाज के आकार में भी वृद्धि होती है। आप देखेंगे 10 लाखी नगरों की संख्या पहले जनगणना में जब देखेंगे तो पहले की जनगणना में 10 लाखी नगरों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, जनसंख्या की वृद्धि होते समाज के आकार परिवर्तित होता गया, शहरों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जो गांव थे वो शहर में तब्दील हो गए, है ना। तो समाज के आकार में भी वृद्धि होती है, फलस्वरूप सामाजिक विभिन्नीकरण तथा श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी समाज के आकार में परिवर्तन होगा, अर्थात समाज के आकार में वृद्धि होगी, समाज के आकार में वृद्धि होगी तो सामाजिक विभिन्नीकरण अर्थात भिन्नता के तत्व ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। आप देखेंगे जो समाज बहुत सरल होता है उसमें सजातीयता के तत्व ज़्यादा दिखाई देते हैं, अर्थात वो समाज सजातीयता के लक्षण को समाहित किए हुए होता है। लेकिन जैसे ही जो समाज जैसे आधुनिक समाज जहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है वहाँ आप देखेंगे वहाँ पे सामाजिक विभिन्नीकरण दिखाई देने लगता है अधिक मात्रा। जैसे गांव और शहर की तुलना कर लीजिए तो गांव और शहर में आप पाएंगे गांव में सजातीयता के तत्व ज़्यादा होते हैं, शहर में विभिन्नीकरण का तत्व ज़्यादा दिखाई देता है। तो सामाजिक विभिन्नीकरण बढ़ने लगता है, उसमें वृद्धि होने लगता है तथा श्रम विभाजन में भी वृद्धि होने लगती है। श्रम विभाजन में भी, यानी कि श्रम विभाजन में जरूरत इसलिए श्रम विभाजन में वृद्धि इसलिए होने लगती है क्योंकि एक दूसरे की आवश्यकताएं क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। संसाधन कम होते हैं और निरंतर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए श्रम विभाजन अपरिहार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में जैसे से जनसंख्या की वृद्धि होगी वैसे से श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। यहाँ दुर्खिम भी सेम यही बात कहते हैं। स्पेंसर का कहना था, यहाँ देखेंगे कि स्पेंसर का कहना था कि जिस प्रकार प्राणी की संरचना सरल से जटिल होती जाती है, वैसी ही जटिलता उद्विकास के साथ
समाज में भी दिखाई देता है। अर्थात जिस तरह से प्राणी सरल से जटिल की तरफ आगे बढ़ता चलता जाता है, उसी तरह से समाज भी सरल से जटिल होता जाता है। स्पेंसर के अनुसार, अगला देखते हैं, स्पेंसर के अनुसार सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया, स्पेंसर के अनुसार सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन्होंने कुछ विशेषताएं बताए हैं स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया के लिए। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामाजिक उद्विकास हर परीक्षा के लिए, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे जीडीसी हो, कोई भी हो परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं के, चाहे नेट जेआरएफ हो, सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं सामाजिक उद्विकास प्रक्रिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3-4 इसकी विशेषताएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया, समाज की चूंकि व्याख्या हर्बर्ट स्पेंसर साहब सामाजिक उद्विकास के आधार पे ही करते हैं। तो सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया आखिर है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी के लिए भी, जीडीसी के लिए, जीआईसी के लिए, हर एक परीक्षा के लिहाज से, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है, सोशल इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, उसकी आखिर विशेषता क्या है। तो देखिए उसकी 4 विशेषताएं हर्बर्ट स्पेंसर साहब बताए हैं। एनसीईआरटी में 4 विशेषता लिखा हुआ है। पहली विशेषता ये है कि समाज जो है वो सर्वदा सरल स्थिति से जटिल स्थिति की ओर बढ़ता है। अर्थात वो कहाँ मूव करता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। ठीक, अर्थात सरलता से जटिलता की तरफ जाना सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है उसकी एक विशेषता है। द्वितीय विशेषता क्या है इसकी कि सामाजिक उद्विकास के साथ सामाजिक सजातीयता के स्थान पर सामाजिक विजातीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जब समाज सरल होता है तो समाज में सजातीयता के लक्षण, अर्थात सब कुछ एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो सरल से जैसे ही समाज जटिल हो जाता है तो वहाँ सामाजिक सजातीयता के स्थान पर क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिक विजातीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप गांव में देखिए तो लगभग कमोबेश सब लोग एक जैसे होते हैं, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके पहनावे। लेकिन शहर में जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यदि हम शहर को उद्विकास की प्रक्रिया का अगला चरण समझें, गांव को प्राथमिक चरण समझें, तो देखेंगे कि वहाँ पे सामाजिक विजातीयता की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। सजातीयता से विजातीयता की तरफ मूव कर जाता है। सजातीयता की उद्विकास की प्रक्रिया में सजातीयता से विजातीयता की तरफ क्या होती है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि समाज कम विभिन्नीकृत स्थिति से, कहां से, कम विभिन्नीकृत स्थिति से अधिक विभिन्नीकृत स्थिति की ओर बढ़ता है। अर्थात जो समाज कम विभिन्नीकृत है, फिर देखेंगे आप जब उद्विकास की प्रक्रिया के दौरान वो उसका क्रमिक विकास होगा तो वो कम विभिन्नीकृत से अधिक विभिन्नीकृत स्थिति की ओर बढ़ जाता है। अर्थात उसमें विभिन्नता के तत्व ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं उद्विकास के बाद। अर्थात विभिन्नीकरण के जो तत्व हैं वो भी बढ़ने लगते हैं उद्विकास की प्रक्रिया में, कम विभिन्नीकृत से अधिक विभिन्नीकृत की तरफ बढ़ने लगता है। समाज में अगला चीज़ देखते हैं, चौथी, कि समाज में उद्विकास की जो प्रक्रिया है लगातार, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली, लगातार निम्नतर से उच्चतर की ओर बढ़ती है। निम्नतर से उच्चतर की ओर बढ़ती है, अर्थात लोअर टू हायर, ऐसे बढ़ती है। तो ये रहा सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की 4 विशेषताएं थी, जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब के अनुसार ये 4 विशेषताएं पूछ सकता है। तो ये इसलिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। उम्मीद है साथियों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के साथ पुनः मैं अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ये भी चल रहा है, एक वीडियो और लेक्चर देखेंगे, उसमें सामाजिक संरचना एवं प्रकार
और अगला वीडियो रहेगा और उसके बाद एनसीईआरटी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।